गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साहू स्क्रीनिंग का एक और चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम। यही चैप्टर आप लोगों की सीबीएसई के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के नाम से है और स्टेट बोर्ड के अंदर मेजरमेंट ऑफ मैटर के नाम से है। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं कुछ बात कहना चाहूँ तो काफ़ी बेसिक चैप्टर है, केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। बिकॉज केमिस्ट्री के बेस में हम पढ़ते हैं एटम्स और एटम्स की डिफरेंट थ्योरीज, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम की कन्फिग्रेशन, एटम के अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आती। तो काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी समझने वाला चैप्टर है कि अगर आपने इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है, उसको समझ लिया तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28181। ये कन्फिग्रेशन दी हुई है 28181। ये कौन सा एलिमेंट ऐसी कन्फिग्रेशन दिखाएगा? आओ चेक कर लेते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? उसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्या यही होगी? अब ये मैंने कैसे लिख दिया है ये आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे। अभी फिलहाल चेक करना है ऐसी कन्फिग्रेशन। तो देखो, पहले शेल में एक ही दो ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2। दूसरे शेल के अंदर 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6 और 2 8, 8 और 5 13। और जो फोर्थ शेल है उसमें कितने हैं? 1। डेट मीन क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 13 1। ऐसा तो हमारा नहीं है, मतलब क्रोमियम आंसर नहीं हो सकता। आओ कॉपर देखो, कॉपर का होता है 29, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। क्या ये होता है? एक्सेप्शनल केस है ये दोनों। तो आओ देखो पहले गोले में कितने हैं? 2। दूसरे शेल में कितने हैं? 2 + 6 8। तीसरे शेल के अंदर कितने हैं? 2 + 6 8, 8 और 10 18। और फोर्थ शेल के अंदर 1, तो 2 8 18 1। ऐसा ऑप्शन तो है हमारा, मतलब आंसर हमारा हो गया क्रोमियम। इन दोनों का आप चेक कर लेना, मैंने तरीका बता दिया हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से जरा देखो। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज। 2 एटॉमिक स्पीसीज है, एक एक्स एक वाई। उसके न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें मिलती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। पहली बात तो एक्स और वाई का मास नंबर पूछ रहे हैं। दूसरा, व्हाट इज देयर रिलेशन, पूछ रहे हैं एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। आओ देखो, तो ना मास नंबर अगर आप एक्स का निकालना चाहते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता है। ए के पास प्रोटॉन कितने हैं? एक्स के पास प्रोटॉन कितने हैं? 7। और एक्स के पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 9। तो 9 + 7 कितना हो गया? 16। इसका मतलब एक्स का मास आ गया 16। अगर इसी तरह मैं वाई का मास निकालूं तो वाई का प्रोटॉन 8, वाई का न्यूट्रॉन 8, 8 + 8 16। तो वाई का भी मास क्या आया? 16। अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो x का प्रोटॉन 7 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी 7। y का प्रोटॉन 8 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी 8। क्योंकि जिसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें मास तो मिल गया 16 16।
16 16 एक यहाँ है, 16 16 एक यहाँ है। मतलब अब हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है कि दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बोलो डिफरेंट है ना दोनों का एटॉमिक नंबर। ओके, दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो तो उन्हें कहा जाता है आइसोबार। मतलब रिलेशन निकल के आया आइसोबार। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्या आसान था। चलो अगला सवाल। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 दिया है और पूछ रहा है कि ये इन चारों में से किस से बिलोंग करेगा। तो भैया देखो मास तो तीनों कार्बन का अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर तो तीनों का 6 ही आएगा ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। जब भी ऐसा सीन हो जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है सेम और मास नंबर क्या है, बोलो मास नंबर क्या है डिफरेंट। जब भी एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट तो उसे कहा जाता है आइसोटोप। क्या कहा जाता है आइसोटोप। तो मतलब आंसर नंबर फर्स्ट। कितना आसान था। अगला देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम +3 आयन। अब देखो स्कैंडियम +3 का निकालने से पहले आप स्कैंडियम का लिख के दिखाओ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। मतलब इसका हो जाएगा 2 8 9 2। ये हो जाएगा। कैसे आया तो निकाल लो। अब मैंने पीछे तरीका तो बताया ना 1s2 2s2। जिसको नहीं पता लो उनके लिए लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्या क्लियर है। उनके लिए लिख दिया। अब वो पता कर लेना ये 2 8 9 2 कैसे आया। ओके, अब मुझे ना +3 बनाना है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ना जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो सबसे पहले बाहर वाले गोले से निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये हमें कितने निकालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहां से निकलेंगे और 1 यहां से निकलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2 8 9 में से 1 निकल गया 8 और ये 2 के 2 पूरे ही निकल गए तो 0। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। क्या ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑप्शन। क्या आसान था। देखो हमें पहले स्कैंडियम का लिखना था, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने थे। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने थे बाहर वालों से निकालने थे पहले। तो बाहर तो 2 ही है तो 2 बाहर वाले के निकल गए, 1 ये इससे 1 अंदर वाले का निकल गया। बाहर वाले को बोला जाता है वैलेंस शेल, उससे 1 अंदर वाले को बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है 1 अंदर वाले को पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल में से कितना निकला 1 तो 9 का 8 हो गया। वैलेंस शेल में से कितना निकला 2 तो 2 का 0 हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। आसान था ना। आगे देखो, इफ KLMN शेल ऑफ एन एटम आर फुल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि अगर KLMN पूरी तरीके से भर जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो K में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। K में कितने आते हैं 2। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स, N में 32 इलेक्ट्रॉन। जिसको ये जानना हो कि ये कैसे आया उनके लिए मैं बता देता हूं। K में S शेल में S सब शेल मिलता है और S सब शेल के पास 1 ऑर्बिटल होता है और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। L के पास S और P होता है तो S के पास 1 डब्बे और P के पास 3 डब्बे। तो टोटल 4 डब्बे हो गए। 1 डब्बे में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास होता है SPD। S के पास 1 ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल, D के पास 5 ऑर्बिटल। कितने
5, तो टोटल कितने हो गए? 1 और 3 4, 4 और 5 9, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। एक ऑर्बिटल में 2 आता है तो 9 में कितने? 18। इसी तरह इसका हो गया SPDF, S के अंदर 1 डब्बे, P के अंदर 3 डब्बे, D के अंदर 1 2 3 4 5 और F के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7। टोटल कितने हो गए? 1 3 5 7, कितने हो गए जल्दी बताओ? तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितना आता है? 2, तो 16 में कितना आएगा? 32। तो समझ आया ये मैंने कैसे लिखा? अब इसको टोटल करके देखो कितना आएगा? 32 और 8 कितना हो गया? 40, और 18 और 2 कितना हो गया? 20, 40 और 20 60। डेट मीन ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ आया? ये याद कर लो कि K में 2, L में 8, M में 18, N में 13। ये कैसे आया ये मैंने इधर बता दिया कि फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है 1 डब्बा, सेकंड में S और P होता है तो 1 और 3 4 डब्बे, M में SPD होते हैं तो 1 3 5, और N में SPDF होता है तो 1 3 5 7। क्या समझ पा रहे हो? और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैलकुलेट कर लो, आसान है ना? आगे देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एल्यूमिनियम +3। आओ देख लेते हैं। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम जैसी होगी। आओ देखो, तो ना एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 3। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, मतलब कि थर्ड वाले के अंदर कितना हो जाएगा? 0। अब हमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है, तो आप फ्लोरीन का चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है तो 9 + 1 10 हो गए, तो पहले में 2, दूसरे में 8। ऐसा तो फ्लोरीन का दिख रहा है। आओ क्लोरीन का भी देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब उसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 17 और 1 18। 18 को अगर हम फिल करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ये तो मैच नहीं कर रहा। सल्फर का देख लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन एक ले लिया तो 17 हो गया, तो पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। मैग्नीशियम का देख लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस चार्ज बताता है, डोनेट कर चुका है, तो 11 बचे। 11 को कैसे लिखूंगा? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो बताओ एल्यूमिनियम से कौन मैच कर रहा है? फ्लोरीन मैच कर रहा है, डेट्स वाई पहला आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था ये, देख लो। आगे बढ़ते हैं। Which one is alpha particle and what is its mass? ओके, अल्फा पार्टिकल पूछ रहे हैं, तो पहले ना आप एक चीज दिमाग में रखो, जो अल्फा पार्टिकल कहते हैं वो हम कहते हैं डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इसका मतलब ये है कि हीलियम जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो He++, मतलब +2 भी लिख सकते हैं, ये होगा। इसी He++ को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल तो हीलियम हो गया। हीलियम कहाँ है? ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा, आंसर थर्ड और फोर्थ में से कोई होगा। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हो 2, मास नंबर आप सब जानते हो 4, तो मास हीलियम का कितना होगा? 4। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4। बस देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हीलियम एटम में और अल्फा पार्टिकल में फर्क क्या है, तो आप उसको बोलना फर्क ये है कि इसके पास भी प्रोटॉन 2 है, इसके पास भी प्रोटॉन 2 है, प्रोटॉन नंबर सेम।
इसके पास भी न्यूट्रॉन 2 है, इसका भी न्यूट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन सेम। इसका भी मास 4 है, इसका भी मास 4 है, मास भी सेम। फर्क ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है। ये फर्क होता है हीलियम के एटम में और अल्फा पार्टिकल में। ये डिफरेंस दिमाग में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। आओ 23 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? तो 23 की ऐसे ही लिखोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 ऐसे ही लिखोगे। अब भैया यहां तक तो भूल जाओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 3d3 का अगर मैं बनाऊं तो डी सब शेल के पास ऐसे ऐसे टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? यहां से पता चला 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ आ गई कि इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आओ 33 का देखो, अगर मैं 33 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। क्या मैं ये लिखूंगा? अगेन यहां तक तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका बनाऊं तो p के पास ना 3 डब्बे होते हैं, तीनों में एक एक है, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर जी इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये इस बात समझ आ रही है? ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। आगे देखो 26, अगर मैं 26 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये होता है। अब भैया यहां तक की तो मैं अब बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 3d6 की मैं बात जरूर करूंगा। डी सब शेल के पास टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले पांचों में एक एक भर देंगे, फिर छठा यहां भरेंगे। हंस रूल तो फॉलो करोगे ना? हंस रूल ने क्या कहा था कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब तक नहीं करनी है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ गया हो। तो इसीलिए मैंने ऐसे पहले सबको भरा फिर पेयरिंग की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। सर जी इसमें तो बाकियों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। आगे देखो 15 एटॉमिक नंबर अगर मैं हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्या ये होगा? अब यहां तक कि अगेन मैं बात नहीं करूंगा, समझ ही गए होगे क्यों बात नहीं करूंगा। 3p3 की कहें तो p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ? सर यहाँ तो 3 अनपेयर्ड है। सर 3 ऑप्शन ऐसे मिले जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम पूछा था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कार्बन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके नंबर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सिलिकॉन बताना है हमें। और कह रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन का जो मास है उसका रेशो मैंने दिया है, उसका रेशो नहीं, उसका मास दिया है इन्होंने। कितना दिया है? कार्बन का मास दिया है 12, सिलिकॉन का 28। बहुत आसान सवाल है, आप लोगों को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? हाँ सर 6। सिलिकॉन का?
हाँ सर मालूम है हमें, सिलिकॉन का होता है 14। ओके, कार्बन का मास भाई साहब ने दिया है 12, सिलिकॉन का दिया है 28। हमें क्या बताना है? न्यूट्रॉन बताना है। तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसका मतलब मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, ये फॉर्मूला लगाने से न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो इसका 12 माइनस 6 करने पर कितने न्यूट्रॉन आए? 6 न्यूट्रॉन। इसका 28 माइनस 14 करने पर कितने न्यूट्रॉन आए? 14 न्यूट्रॉन आए। और न्यूट्रॉन का रेशो ही पूछा था, तो 6:14 आ रहा है। 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। 3/7 सिंपलेस्ट रेशो कहाँ है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्या बहुत आसान था? जस्ट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे, न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन को पुट किया, 2 की टेबल से काट दिया, 3/7 सिंपल रेशो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम पूछ रहा है, आओ देखते हैं। अब इसका इन चारों में से क्या रिलेशन होगा? तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं दिख रहा, इनका मास नंबर भी सेम नहीं रख रहा। तो आओ जरा इन्हें रिमांड में लेते हैं। यहाँ आर्सेनिक 3377 और सेलेनियम 34 और 17। जब एटॉमिक नंबर सेम ना मिले, जब मास नंबर सेम ना मिले, तो चेक करो क्या न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताया ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं इसका न्यूट्रॉन निकाल रहा हूं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 44 आया। अगर मैं इसका न्यूट्रॉन निकाल रहा हूं तो 44 आया। देख रहे हो, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और जब भी किसी के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स। इसका मतलब ए का आ जाएगा आर, आइसोटोन्स। ए का आर यहां भी है, ए का आर यहां भी है। ओके, अब हीलियम तो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि हीलियम अल्फा पार्टिकल को कहते हैं, तो बी का आएगा एस, बी का एस ए की जगह है। ऑप्शन तो मिल, अच्छा ए का बी का एस यहां भी है। ठीक है, और देखो इनका सर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। पढ़ा हमने कि अगर किसी का मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उन्हें आइसो बार कहा जाता है। दैट मीन सी का पी यहां है। ओके, अब ये देखो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, तो आइसोटोपी कहेंगे ना, अभी अभी पढ़ा हमने। तो डी का क्यू मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्या ये बहुत आसान था? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा। तो हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोटोप वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। मास नंबर क्या होता है? अलग होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। प्रोटॉन तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। सर आपको कैसे पता चला कि एक प्रोटॉन है? जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है, इसलिए प्रोटॉन तो सब में। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे आप? ऊपर वाला नीचे वाला 1 - 1 कितना आएगा? 0 न्यूट्रॉन। सर प्रोटियम पहले वाले के पास तो न्यूट्रॉन ही नहीं है, इसका निकालो, 2 - 1 करोगे तो 1 न्यूट्रॉन। इसका निकालो, 3 - 1 करोगे तो 2 न्यूट्रॉन। बताओ किसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है? सर एक ही तो ऑप्शन है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तो आंसर क्या आ गया? ड्यूटेरियम। क्या बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ पीरियड
टी हाफ, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हाफ लाइफ मतलब कि ना मान लो ये इतना है तो इसको आधा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, वो हाफ लाइफ कहलाता है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं हाफ लाइफ। तो एक सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ है 100 डेज, मतलब 100 दिन के अंदर वो आधा खत्म हो जाता है। तो पूछ रहा है कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, मतलब अमाउंट कितना है सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 1 ग्राम। अगर सब्सटेंस 1 ग्राम का है तो पूछ रहा है कि आफ्टर, 1 मिनट, हाँ, अरे भाई साहब चला जा, आफ्टर 400 डेज, 400 दिन में अगर आधा हो रहा है तो 400 डेज के बाद कितना ग्राम बचेगा। अरे अब कुछ ज्ञानी लोग सोच रहे होंगे सर अगर 100 दिन में आधा हो गया तो 200 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा, ये सवाल ही ऐसा गलत है सर। तो भाई साहब जरा ध्यान से सुनो, अगर 100 दिन में आधा हो रहा है तो अगले 100 दिन में उस आधे का आधा होगा, ये नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब कैसे करें सर, तब बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है कि ना कि आपको निकालना है हाफ, ये टाइम क्या ले ले हम, एन टी बराबर एन नोट, एन टी बराबर एन नोट 1/2 की पावर एन। ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। सर एन टी क्या होगा, एन टी होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट टाइम टी। आप जिस टाइम में निकालना चाहते हो, अगर हाफ लाइफ में निकालोगे तो एन टी है, ठीक है। एन हमेशा सब्सटेंस के अमाउंट को बताएगा। ओके सर एन नोट क्या है, एन नोट है इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि शुरू में कितना लिया गया था, इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर मान लिया एन टी कि टी टाइम में कितना बचेगा, एन नोट शुरू में कितना लिया गया था। ये एन किसको बता रहा है, तो ये एन बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। सर हम समझे नहीं कि ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कैसे कह रहा है, मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले 100 दिन में आधा होगा, अगले 100 दिन में उस आधा का आधा होगा, उसके अगले 100 दिन में उस आधे के आधे का और आधा होगा। तो ऐसा कब तक चलेगा, कभी तो सब्सटेंस पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो ये एन वही है कि कितने हाफ लाइफ होने के बाद वो सब्सटेंस पूरा खत्म हो जाएगा। क्या अब समझ आया? तो आप वैल्यू पुट करो। सर हमें निकालना है एन टी हाफ टाइम पे। ओके तो सर 1 मिनट है, एन नोट कितना है 1 ग्राम है सर, तो 1 ले लिया, 1/2। सर एन तो हमने निकाला ही नहीं, तो एन निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, एन निकालने का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जितने टाइम का निकालना है उसका डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये फॉर्मूला लगाना होता है। हमें कितने टाइम का निकालना है सर, हमें निकालना है 400 दिन में, हाफ लाइफ कितना है 100, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/16 आएगा, तो आंसर हमारा हो गया 1/16। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं यहाँ तो बता नहीं सकता, क्लास में आओगे तभी बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, हाफ लाइफ निकालने के लिए एन इस फॉर्मूले से निकलेगा और कितना सब्सटेंस बच जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 1/16 आंसर हो गया। आसान है ना? अगला करो। आइसोटोन पूछा था, अभी अभी मैंने बताया है कि आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आओ देखो, आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, आर्गन का मास 40, कैल्शियम का 40, 40 - 18 22, 40 - 20
20। तो ये तो सेम नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा देखो, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, पोटेशियम का मास 39, कैल्शियम का 40, याद करना पड़ेगा 1 से 20 तक। 39 में से 19 माइनस करोगे 20, 40 में से 20 माइनस करोगे 20, दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर 2 होगा। समझ रहे हो? ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, हमें ना करके भी नहीं देखना इसको। स्कैंडियम और टाइटेनियम का मास गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। आपको मालूम होता है क्या? नहीं मालूम होता है। तो बस हमें आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाना है, वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। समझ रहे हो? एग्जाम को समझो। अगला सवाल, द ऑर्बिटल विद हाईएस्ट एनर्जी। तो ना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, अगर आप किसी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालना चाहते हो, एक्चुअली में ये ऑर्बिटल तो है नहीं, सबशेल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप किसी सबशेल की एनर्जी निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है N+L रूल। इस रूल की मदद से आप किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी सबशेल का एनर्जी निकालते हो। N क्या होता है? N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये कैसे हम पता करेंगे? पता करना भी नहीं है, ये जो नंबर दिया है ना 3, 4, 4, 5, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही बता रहा है, ठीक है। सर L क्या होता है? L होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। L क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। सर L कैसे पता चलेगा? बता देता हूं। L की वैल्यू S सबशेल के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। ये आप फिलहाल के लिए लर्न कर लो, वरना ये क्वांटम नंबर में पढ़ाया भी जाता है ये कैसे आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 कर लिया। और लगाते हैं, अगर 3p के लिए मैंने N+L रूल लगाया तो N कितना है? 3। P के लिए L कितना है? 1। 3 + 1 कितना आ रहा है? 4। ओके, 4s के लिए लगाया तो N की वैल्यू 4 और L की वैल्यू S के लिए 0, तो इसका भी आ रहा है 4। उसके बाद 4D के लिए अगर निकालें तो N की वैल्यू 4 और D के लिए L की वैल्यू 2, 4 + 2 6। 5s का निकालें तो N की वैल्यू 5 और S के लिए L की वैल्यू 0, तो कितना आया? 5। जिसका जितना N+L रूल आएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब आंसर हमारा हो गया 4D। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर जिसमें N+L रूल की वैल्यू सेम आएगी वहां क्या करें? वहां जिसका N बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? जब N+L रूल सेम आ जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्या बात समझ आ रही है? आसान है ना? अगला देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन थर्ड शेल। हमने अभी अभी तो बात की थी कि K में 2 आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 18 और N में 32। थर्ड शेल मतलब M के बारे में बात कर रहा है तो M में 18 आएंगे। क्या बहुत आसान सवाल था ये। अगला देखो, ओके, फिर से एनर्जी पूछ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। आओ पहले निकाल लेते हैं। 4D, 5P, 5F, 6P ये दिया है। 4 + L की वैल्यू D के लिए कितनी थी? बोलो। 2 थी सर। 4 + 2 6। वही सेम मैं लगा रहा हूं N+L रूल जो अभी आया था पिछले सवाल में। अच्छा, ये N की वैल्यू 5। सर P के लिए कितनी थी? 1, तो कितना आ रहा है? 6। 5F 5, F के लिए L की वैल्यू 3, कितना हो गया? 8। 6N, L की वैल्यू P के लिए 1, 6 + 1 7। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब ज्यादा से कम। तो सबसे ज्यादा इसकी आई है, डेट मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी 5F की। उससे कम 7 वाला आएगा 6P।
अब यहाँ तो n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, तो क्या बताया था, जब भी सेम हो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, डेट मीन 5p आएगा और लास्ट में आएगा 4d। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा ऑप्शन क्या है, 5f 6p 5p 4d, ऑप्शन नंबर 1। क्या बहुत आसान था? n प्लस एल रूल लगाया जो अभी पीछे सिखाया था। आगे बढ़ो। ओके, खत्म हो गया है। कहा था आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चन आपने देखे किस तरह से अप्रोच करना है। हाफ लाइफ का देखा, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और हमारी एकेडमी विजिट कीजिए। साहू स्क्रीनिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें। थैंक यू वेरी मच।